चलो, गुड इवनिंग। तो हम अपनी क्लास में आज बात करने वाले हैं एमएसएमई के बारे में। एक बार तो मुझे पूरा नाम बता दो इसका। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई कहते हैं। यानी कि वो फैक्ट्री इंडस्ट्री या वो उद्यम जो या तो सरकार की नजर में बहुत ही माइक्रो मतलब बहुत ज्यादा छोटे, उससे थोड़े से छोटे, और एक मीडियम साइज वाले। इनके डेवलपमेंट हेतु हमारी पार्लियामेंट ने सन 2006 में एक एक्ट पारित किया था जिसको बोलते हैं एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। इसके जस्ट 20 साल बाद इसी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट में एक संशोधन किया गया है जिसको बोलते हैं एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2026। इसका मतलब अभी ये जो सेशन खत्म हुआ इसमें एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में एक संशोधन किया गया है और जिसको क्या बोल दिया गया है, एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2026 संशोधन किया गया है। इससे पहले एमएसएमई का क्लासिफिकेशन सरकार किस उद्यम को माइक्रो मानती है, किसको स्मॉल मानती है और किसको मीडियम मानती है, इसके दो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है, और दूसरा साल का टर्नओवर कितना है, मतलब खरीद बिक्री के दौरान पैसे का घुमाव कितना हुआ। तो माइक्रो के लिए जो क्राइटेरिया तय किया गया है वो किया गया है या तो उसमें 2.5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो या उसका साल का 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो, मतलब खरीद बिक्री के दौरान पैसे का रोटेशन हो। स्मॉल में सरकार ने कहा है या तो 25 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो या उसका 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो। मीडियम में 125 करोड़ रुपए का तो इन्वेस्टमेंट हो या फिर 500 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो। ऐसे वाले उद्यम को वो माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस कहा गया है। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए जान है, बैकबोन है। ये क्यों? कुछ डाटा के माध्यम से हम इस बात को साबित कर सकते हैं। जैसे हमारी जो जीडीपी है उस जीडीपी में 31.1% योगदान है इनका। कितना योगदान है? 31.1% योगदान है इनका हमारी जीडीपी में। हमारा जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग होती है देश में, दो चीजें हैं, एक तो कंस्ट्रक्शन और एक मैन्युफैक्चरिंग। उस मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण में 35.4% के आसपास यानी कि 35.5% के आसपास इनकी भागीदारी है। अपने देश का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है कोई भी आइटम, उसमें 48.5% की भागीदारी है। यानी कि जो बड़ी कंपनियां नहीं कर सकती वो ये करती है। बहुत महत्वपूर्ण डाटा। जीडीपी में योगदान 31.1%, टोटल मैन्युफैक्चरिंग में 35.5% के आसपास, एक्सपोर्ट में 48.5% के आसपास। अपने देश में इस कैटेगरी के जो बिजनेस ग्रुप है उनकी संख्या 9.16 करोड़ है और अपने देश के लगभग 40 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं ये। तो इसका मतलब रोजगार के बड़े इंजन है ये डाटा बाय डिफॉल्ट एक बच्चे को पता होना चाहिए एमएसएमई के बारे में। वापस से बता देता हूं, 31.1% जीडीपी में भाग है, मैन्युफैक्चरिंग में 35.5%, एक्सपोर्ट में 48.5%। अपने देश में टोटल इस कैटेगरी के 9.16 करोड़ बिजनेस हैं, ये एंटरप्राइजेज है या बिजनेस ग्रुप्स हैं या उद्योग या जो भी है, और इसमें 40 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। मतलब एक बड़ी वर्कफोर्स, एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा, कार्यदल का हिस्सा इन्हीं से रोजगार पाता है, न कि बड़ी बड़ी कंपनियों से। ये रोजगार के बहुत बड़े इंजन है अपने। अब सरकार इन छोटे एमएसएमई से संबंधित जो मुश्किलें आ रही थी बिजनेस करने में, उनके समाधान के लिए, उनका विकास हो पाए अच्छे से, उसके लिए अभी एक अमेंडमेंट किया है और उस अमेंडमेंट में इनको कुछ सुविधाएं प्रदान की गई है और उन्हीं सुविधाओं के आधार पर हमने ये आर्टिकल तैयार किया है।
ये तो एमएसएमई का बैकग्राउंड है। अब इसमें अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें की गई वो एक एक करके अपन इस आर्टिकल में समझेंगे कि अब इसमें ये हो जाएगा, ये यानी कि इन एंटरप्राइजेज के थ्रू जो देश के विकास का इंजन का वाहक बने हुए, इनकी स्मूथ फंक्शनिंग हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें की है। जैसे सबसे पहले तो एक अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन, सरकार का एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जिसपे कोई भी एमएसएमई चलाने वाला व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन यहां करा सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑनलाइन होता है। इससे क्या होता है, वो सरकार के उस ऑफिशियल सिस्टम में आ जाता है। कोई व्यक्ति कहे नहीं मेरे को डाउट होता है, कल को सरकार मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाते ही साथ फॉर्मल सेक्टर में मेरी आय को बढ़ा के देखेगी और मुझसे ज्यादा टैक्स वसूलेगी, तो अगर नहीं करवाना चाहता तो मैंडेटरी नहीं है, आराम से अगर आपकी इच्छा है तो करवा सकते हो, कोई फीस पैसा पाई नहीं है, और नहीं करवाना चाहते हो तो आपके लिए मैंडेटरी भी नहीं है। दूसरी, अगर आप ये रजिस्ट्रेशन करवाते हो और सरकार की कंपनियों को, जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या सरकार के द्वारा कोई भी ऑफिसेज है जिनमें सरकार ने मैंडेटरी कर रखा है कि ज्यादातर अपनी जरूरत का जो भी सामान है आपके ऑफिस में डेली रूटीन में चाहिए वो एमएसएमई से खरीदो, तो एमएसएमई इनको सप्लाई करता है। जो राज्य सरकार की जो संस्थाएं हैं, केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं, उस दौरान इनको जो पेमेंट इनसे मिलेगा एमएसएमई को, उसमें लगभग 90 दिन का टाइम लग जाता है। अब शुरुआती तौर पर ये छोटे जो बिजनेस ग्रुप हैं और उनका मान लो इस तरीके का 10-20 करोड़ रुपए का उधार चला जाए, 50 करोड़ का उधार चला जाए, तो उनकी जो कार्यशील पूंजी है, वर्किंग जो कैपिटल है, वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। तो सरकार ने क्या किया, इनको सुविधा दी कि आपने इनको जो सामान भेज दिया, सपोज उसकी 90 करोड़ रुपए की राशि है ना, एक मीडियम साइज के लिए अपन कह रहे 90 करोड़ रुपए का माल बेच दिया और आपका पेमेंट आएगा 90 दिन बाद। 90 दिन तक आपका 3 महीने का ब्याज हो गया, आपका वर्किंग कैपिटल का फ्लो टूट गया। तो आप एक काम करो, इस 90 करोड़ रुपए की जो रसीद आपने काटी है इनको देने के लिए, इस रसीद को आप किसी बैंक या सरकार द्वारा निर्धारित किसी इंस्टीट्यूट को दे दो। ये इंस्टीट्यूट आपको इसके बदले, ये जो पीएसयू वगैरह पैसा देगा, ये 90 करोड़ रुपए आपको पेमेंट कर देगा, आप अपना काम जारी रखो। ये बात आई क्या समझ में? किसी एमएसएमई ने अपना माल बेचा और उसका पेमेंट कितने दिन बाद आएगा? 90 दिन बाद। उसको पैसा चाहिए कल ही, उसको 1 हफ्ते में पैसा चाहिए, आगे कच्चे माल के लिए, नया माल बनाने के लिए, उसको बिजनेस घुमाने के लिए पैसा चाहिए। तो इसके बदले ये जो बैंक है या कोई भी सरकार द्वारा निर्धारित इंस्टीट्यूट है, ये इसका वो इनवॉइस अपने पास रख लेगा और ये इसको पैसा दे देगा। जब ये 90 दिन हो जाएंगे तो ये कंपनी इसको, बैंक को पैसा दे देगी। इसको टाइम से पहले पैसा मिल गया। इस दौरान बैंक को क्या फायदा, वो धर्मदान करने के लिए थोड़ी बैठा है, ये इसमें से कुछ कमीशन लेगा। देख भाई 90 दिन में तेरा ब्याज व्याज इतना सब कुछ होता, मैं तेरे को जल्दी पैसा दूंगा, एक डिस्काउंट के तौर पे मैं कुछ राशि तेरे से वसूल करूंगा। ये कहेगा ठीक है। मान लो कि 2 रुपया सैकड़े के हिसाब से देखो या जो भी इसका ब्याज दर हो, उसकी तुलना में इसको 2-4% अगर पे करना पड़े और टाइम पे इसको पैसा मिल रहा है तो अपना बिजनेस तेजी से ये बढ़ा सकता है। तो ये सुविधा दी गई। इनको ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट फैसिलिटी कहते हैं, है ना, एक विशेष प्रकार का शब्द होता है उसके बारे में। फिर कई बार क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या आती है एमएसएमई के द्वारा, मान लो कोई गुड्स और जो वो सप्लाई कर दिया गया, माल सप्लाई कर दिया गया। अब ये जो रिसीव करने वाला है उसको कहेगा कि भाई तुम्हारे माल की क्वालिटी बहुत दोयम दर्जे की थी, हल्की थी, मैंने तो ये क्वालिटी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, तुम तो बहुत हल्का माल बनाते हो, तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा, मैंने तुमसे 100 रुपए में खरीदा, तुम्हारा तो 60 रुपए का ही माल है। मामला फंस गया। ये कहेगा कि मैं तो 100 रुपए ही लूंगा और ये कहेगा मैं 60 ही दूंगा, तो इसका मतलब विवाद हो गया। इसका किसी कच्चे माल से खरीदने के दौरान विवाद हो गया। अगर ऐसे छोटे बिजनेस ग्रुप को विवाद में फंस जाए और वो किसी कोर्ट में चले जाए तो लंबे टाइम तक कोई कोर्ट केस चलता रहेगा और ये ज्यादातर यूनिट क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो इनका ये जो डिस्प्यूट रिड्रेसल है, विवाद निपटान की जो हिसाब किताब है, वो भी इसमें आसान, सरल और त्वरित बनाया है। और उसके लिए डिजिटल जो समाधान है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी है। मतलब ऐसा नहीं कि ये कंपनी वाला रोजाना तारीखों पे जाए, कोर्ट में जाए और करे। ये अपनी जो भी समस्या है, साहब मैंने इसको माल बेचा, ये मुझे पैसा नहीं दे रहा है और मेरा पेमेंट रोक के बैठा है, तो ये डिजिटली इसकी शिकायत कर सकता है। उससे कनेक्ट किया जाएगा, भाई तुम इसके पैसे क्यों रोके बैठे हो, क्या दिक्कत आ रही है और दिक्कत आ रही है, तो विद इन टाइम मैनर इसको बिना कहीं सरकारी ऑफिस के चक्कर काटे इसका समाधान हो जाएगा।
तो ये इस तरीके की कुछ सुविधाएं इस एक्ट में बनाई गई है, अमेंडमेंट में बनाई गई है। अपन देखते हैं क्या बनता है और सवाल क्या बनता है प्री और मेंस में, उसके बाद इसके बारे में बातचीत। तो एमएसएमई क्या है? तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उसके हिसाब उनके डेवलपमेंट के लिए अमेंडमेंट जो वो 2006 में पारित किया गया था और उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया 2026 में। अब उसमें क्या क्या नई चीजें शामिल की गई हैं? तो एमएसएमई का वर्गीकरण जो वो किस आधार पर किया जाता है? या तो इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर, दोनों के आधार पर। 2.5, 10, 2500 और 125, 500, यही तो है एमएसएमई। अच्छा, एमएसएमई का पंजीकरण करने के लिए आपको जो है वो एक तरीके से उद्योग पोर्टल, आजकल ये बिना किसी फीस के और स्वैच्छिक होगी, आपको कोई बहुत ज्यादा इसके लिए जरूरी नहीं है। अच्छा, ये है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम। इसमें जो मैंने आपको बताया कि किसी को आपने अपना माल सप्लाई किया और उसका करार है 90 दिन में पेमेंट आने का, और आपको वर्किंग कैपिटल जल्दी चाहिए, तो कोई बैंकिंग कंपनी या और कोई सरकार के द्वारा निर्धारित इंस्टीट्यूट उसके बदले में आपको पैसा दे देगा, और उसके बदले उसको कोई उसका कमीशन या उसका कोई इंटरेस्ट या डिस्काउंट कहते हैं उसको, यहां पर क्या कहते हैं उसको? डिस्काउंट कहते हैं। भाई मान लो कि इसका 90 करोड़ का पेमेंट आना है, 90 करोड़ का पेमेंट आना, और ये कहेगा कि मैं तेरे को 89 करोड़ और जो वो 70 लाख दे दूंगा और बदले में 30 लाख मैं अपने डिस्काउंट के तौर पे अपने पास रखूंगा, ये मेरा हिसाब किताब हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ हिसाब किताब इसमें, ताकि एमएसएमई के पास वर्किंग कैपिटल की कमी ना आए और वो तेजी से अपना विकास कर पाए। फिर उसके बाद में फैसिलिटेशन सेंटर, कहीं विवाद होता है कल को, तो उसके लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों डिजिटली उनको एक तरीके से सेंटर बनाएंगे ऐसे, जहां पर एमएसएमई वाले किसी भी तरीके के विवाद की स्थिति में अपना वहां पर वाद दायर कर सकेंगे और तेजी से इनका निपटान किया जाएगा। मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन, मान लो कि दो कंपनियां, किसी एमएसएमई ने माल सप्लाई किया और दूसरे को वो कहेगा कि भाई मैं इसको ओवर प्राइस्ड मानता हूं, मैंने इससे डिमांड किया 100 रुपए की चीज और इसने मुझे क्वालिटी वाइज 90 रुपए की दी, तो मैं 90 रुपए का पेमेंट करने के लिए तैयार हूं। ये कहेगा नहीं, मैं तो 100 रुपए ही लूंगा। तो इसका मतलब बात कहां की हुई है? 10 रुपए पे। अब 10 रुपए पे दोनों को केस में जाएंगे कोर्ट में, तो लंबा टाइम लगेगा, तो इनका मध्यस्थता करवा दिया जाए कि भाई तुम बताओ तुम्हारा क्या है, तुम्हारे कहने 10 रुपए कम क्यों देना चाहते हो? ये कहेगा साहब मैं इसलिए देना चाहता हूं। तो दोनों की बात फैक्ट के साथ में समझने के बाद में उनका फैसला सुना दिया जाए जो दोनों पक्षों को मंजूर होगा। मध्यस्थ को कहते हैं आर्बिट्रेटर, है ना। आर्बिट्रेशन जो वो मध्यस्थता करना होता है और जो मध्यस्थ बनता है उसको कहते हैं आर्बिट्रेटर, जो दोनों पक्षों की नजर में विश्वसनीय व्यक्ति होता है और उसके माध्यम से इन दोनों पक्षों को साथ बिठा के जो भी बिजनेस रिलेटेड डिस्प्यूट है उसको समाधान कर दिया जाए। तो इसमें ऑनलाइन मीडिएशन और आर्बिट्रेशन की व्यवस्था की जा सकती है। विवाद समाधान के लिए टाइम बाउंड मैनर में करना पड़ेगा, जैसे लंबे टाइम तक चल रहा है ऐसा नहीं। तो शुरुआत में देखेंगे मीडिएशन, शुरुआत में मध्यस्थता कराई जाएगी और पहली जो अपीयरेंस इसकी होगी वो 90 दिन के भीतर भीतर इनका मामला ले लिया जाएगा। याद रखना इस बात को, महत्वपूर्ण सवाल यहां से बन सकता है। फिर मीडिएशन विफल होने के अगले 30 दिन बाद में इनको भेज दिया जाएगा आर्बिट्रेशन में। फिर जो इनकी जो बातचीत है, वो इनके तर्क हैं वो पूरे हो गए, दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें कह दी, अपने अपने एविडेंस रख दिए, तो उसके बाद 90 दिन के भीतर भीतर इनको आर्बिट्रल अवार्ड मतलब फैसला देना पड़ेगा जो दोनों को मंजूर होगा। तो इससे कोर्ट में जाना, कोर्ट में अननेसेसरी जो वो समस्याएं होना, तो उसके लिए समस्याओं का समाधान होगा। तो पहले क्या किया जाएगा? मीडिएशन मध्यस्थता, और फिर किया जाएगा आर्बिट्रेशन। सामान्य भाषा में दोनों में ही मध्यस्थता, तेजी से इनके किसी विवाद का निपटान करने के लिए। तो पहला निर्धारित तिथि से 90 दिन के भीतर मीडिएशन, फिर उसके बाद में अगर ये दोनों संतुष्ट नहीं होते हैं तो 30 दिन के भीतर भीतर आर्बिट्रेशन में, और अगले 90 दिन के अंदर वो अपना फैसला सुना देगा। जल्दी से इस काम को। फिर विवाद समाधान जब किया जा रहा है उस समय पर मान लो कि वही बात कि एक पक्ष कह रहा है कि भाई ये मैं इसका जो सामान है उसके 90 रुपए देने पे राजी हूं, 100 रुपए नहीं दूंगा। तो उस केस में ये कहेगा कि भाई उस 10 रुपए के चक्कर में मेरे 90 रुपए भी रोक रखे। तो जब ये केस मुकदमा चले या इनका जो भी बातें होंगी उस दौरान 75% पेमेंट अगले से रिलीज करवा दिया जाएगा। भाई तुम 25 रुपए इसके रोक लो, जो भी फैसला होगा 5-10 का जो भी होगा वो तुम रख लेना, बाकी इसको मिल जाएगा। और इसके पक्ष में आता तो सारी 25 रुपए भी दे देना बचे हुए। तो 75% जो है वो अवार्डेड अमाउंट पहले ही जमा करवाएगा, जिस जो मांगता है उसके पक्ष में दे दिया जाएगा, ताकि इनके पास
टाइम टू टाइम जो है वो मनी बनी रहे, सर्कुलेशन बना रहे, इनका बिजनेस किसी भी कारण से रुके नहीं। इस बात पर ज्यादा फोकस है कि वर्किंग कैपिटल के अभाव में ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस हाउसेस बंद हो जाते थे, उनको एनी टाइम पैसा इनके हाथ में रहे। उसके दो उपाय इन्होंने किए, एक तो 90 दिन वाले में ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम दिया, और दूसरा आर्बिट्रेशन तेज करवाया, और आर्बिट्रेशन के दौरान भी 75% राशि पहले जमा करवा के उसके अकाउंट में क्रेडिट करवा दी जाए, ताकि टाइम रहते वो काम कर पाए। फिर बकाया राशि की वसूली के लिए ऐसे जो अपना अगर किसी स्टेट के लेवल पर है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर द्वारा की जा सकती है, जो भी एमएसएमई वाले में निकलती है या दूसरे किसी में निकलती है। अब एक चीज और थी पहले, मान लो कि किसी ने अपने बिजनेस के डिटेल जैसे इनकम टैक्स में, जीएसटी में या अन्य किसी सरकार के टैक्सेशन सिस्टम में कोई झूठा डिक्लेरेशन दे दिया, तो इंस्पेक्टर राज के तहत उसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाता था, और उससे एक तरीके से घूस की वसूली, उसको बिना वजह धमकाना, सरकारी अधिकारी कर्मचारी जाके ऑफिस में बैठ जाएं या फिर उसको बार बार ऑफिस में बुलाएं। इससे क्या होता था कि उसका बिजनेस के अंदर कम मन लगे और उन सब चीजों को सेटल करने में ज्यादा है, और एक तरीके से सरकार के प्रति नेगेटिव दृष्टिकोण पैदा होता था, जिसको इंस्पेक्टर राज कहते हैं। तो इसको खत्म कर दिया गया। शुरुआत में कोई एमएसएमई वाला डिक्लेरेशन कर देता है झूठे डाटा, तो उसको वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा, है ना। उसके बाद मान लो दोबारा से कोई करता है वो, तो उसके बाद पेनल्टी लगा दी जाएगी, छोटा मोटा जुर्माना उसके ऊपर, और उसके बाद बार बार करता है तो फिर उसके बाद की घटनाओं पर फाइन और जेल जो भी प्रावधान बनते हैं वो किया जाएगा। ऐसा नहीं कि शुरुआत में किसी ने गलती से कर दिया हो, अनजाने में कर दिया हो, या फिर भूलवश हो गया हो, पता ही नहीं हो, इग्नोरेंस में हो गया, तो उसको सीधा ही जेल में डाल देंगे, क्या कर रखा है ये वो। इस तरीके से नहीं, बिल्कुल उसको सही माना जाए, उसने बेस्ट इंटरेस्ट में किया है, तो पहली बार उसको वार्निंग देकर, दूसरी बार छोटा मोटा पेनल्टी लगाकर, और तीसरी बार फाइन के प्रावधान इसमें किए गए। यानी कि यहां पर बिजनेसमैन को अच्छा माना गया। अब उसके लिए जो ये सारे काम होंगे, उसके लिए डिजिटली इनका बहुत तेजी से ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो पाए, उसके लिए पोर्टल्स और विभिन्न प्रकार के जो है वो वेबसाइट टाइप कुछ बनाए गए हैं। तो जिसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन जो कोई भी करवाना चाहता है, सरकार का पोर्टल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सेल्फ डिक्लेरेशन पर, पेपरलेस, बिना काम इधर उधर की कोई चीजें नहीं। फिर उद्यम के असिस्टेंस के लिए प्लेटफॉर्म, जिसमें जिसको जो कुछ भी चाहिए, इनकम टैक्स वगैरह नहीं भरता है, छोटा बिजनेस है, उसको सारी जो है वो चीजें एक तरीके से सुविधा प्रदान करने के लिए। ट्रेड रिसीवेबल के लिए भी ऑनलाइन वो अपनी इनवॉइस अपलोड कर सकता है, बैंक से उसका ऑनलाइन पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा। तो यानी कि ये भी सारा पेपरलेस किया है। फिर जो है वो ओडीआर पोर्टल, जिसमें ऑनलाइन जो वो डिस्प्यूट रिड्रेसल, यानी कि कोई विवाद है उसका भी ऑनलाइन ही समाधान हो जाए, जो अभी अपन बात कर रहे थे वो सारे। अभी देश भर में राज्यों के स्तर पर 161 मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल, यानी कि इनके विवाद, इनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रही है, और डिलेड पेमेंट वगैरह उन सब के डिस्प्यूट निपटारा करने में भी मदद कर रही है। तो ये सारे इसके प्रावधान हैं। अब एक जो एमएसएमई है उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट डाटा शुरुआत में अपन ने लिखे थे वो है, जीडीपी में योगदान 31.1%, मैन्युफैक्चरिंग में 35.4%, एक्सपोर्ट में 48.58%, और उद्यम पोर्टल के आधार पर 9.16 करोड़ अभी एमएसएमई अपने पंजीकृत हैं, और जो लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने देश में ग्रामीण, अर्ध शहरी या छोटे इलाके में रोजगार के प्रमुख इंजन बने हुए हैं। इन्हीं के सारा काम चल रहा है, बड़ी कंपनियों के भरोसे कोई बहुत ज्यादा नहीं है बात। अब सवाल सोल्व करो, दिखा। दूसरा 30 दिनों के भीतर करना पड़ेगा, 60 की बजाय, और बाकी सब सही है। अब मेंस के लायक और एक सवाल बनता है इसमें, ये वाला सवाल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जिसमें ट्रेड रिसीवेबल वाला, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल, जो फैसिलिटेशन काउंसिल है उनका, आर्बिट्रेशन और जो मीडिएशन, बस ये सारे पॉइंट इसमें अपने को ऐड करना और मेंस के लायक सवाल बना लेना है। तो इस सवाल को एक बार जरूर आप लिख के देखिए, अच्छा सवाल बनता है इकोनॉमी के हिसाब से, मेंस के लायक। चलिए, तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।